हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस डिस्कशन के अंदर देखेंगे कि नागरिकता क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, और भारत का नागरिक और विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त होता है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ओके। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग, जैसे कि रिफ्यूजी, शरणार्थी किसे बोलते हैं, अन्य देशी व्यक्ति या एलियन या फॉरेनर किसे बोलते हैं, सिटीजन क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन क्या है सिटीजन की, ये देखेंगे। राज्य विहीन व्यक्ति यानी स्टेटलेस जो पीपल्स होते हैं या जो पर्सन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और देखेंगे हम लोग कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है। तो जब संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्होंने बोला कि इस डेट तक जो है नागरिकता अधिनियम के अंदर जो बातें शामिल करनी थी हमने कर दी है। ठीक है। इसके बाद समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार दिया जाता है संसद को। ओके। तो ये ध्यान रखना कि नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है। ओके। अब देखते हैं कि नागरिकता का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ द सिटीजन के अंदर क्या क्या आता है, किस किस प्रकार से हम लोग नागरिकता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, या देशीकरण के आधार पर, या फिर क्षेत्र सम्मिलित होने पर। मतलब किसी एक्स देश के जो है क्षेत्र का हमारे देश के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। सपोज करो POK है। ओके। अब आने वाले समय के अंदर सपोज करो हमने जो छोटा मोटा युद्ध होता है और हम लोग ने POK के पर हमने अपना कब्जा कर लिया या फिर हमारे देश में शामिल कर लिया, तो जो POK के जो भी नागरिक होंगे ना, जो POK के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहे होंगे, निवासित होंगे, तो उन सभी व्यक्ति को हम लोग भारत की नागरिकता देंगे। ये जो है प्रावधान किसके अंदर आता है, क्षेत्र सम्मिलित के अंतर्गत। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है गोवा का। ओके। एक गोवा का उदाहरण कैसे है, अब आगे हम लोग जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो गोवा की हिस्ट्री भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके। अब देखते हैं कि नागरिकता समाप्त कैसे कैसे की जा सकती है। एक तो होती है कि हमने भाई त्याग दिया, हमने खुद ने बोल दिया कि भैया हमें इंडिया की जो है सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो मैं इसको त्याग देता हूँ। फिर होता है कि भैया टर्मिनेशन, कि हम इसे टर्मिनेशन कर देते हैं यानी टर्मिनेट कर देते हैं। ओके। फिर आता है वंचित किए जाने पर। ओके। तो ये 3 प्रकार के जो है ये टर्मिनेशन होता है सिटीजनशिप का। देन देखते हैं हम लोग जो विदेशी निवासियों को जो विशेष दर्जा दिए जाते हैं ना, विशेष दर्जा, जैसे कि NRI कौन होता है, PIO कौन होता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। ओके। देन देखते हैं हम लोग क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI क्या होता है। वैसे तो अब क्या हो गया, वर्तमान के अंदर जो इसका अपडेट है वो इस प्रकार है कि जो अब POK कार्ड हो ना, जो ये POK कार्ड है, PIO जो कार्ड है, इसे कर दिया गया है समाप्त, और PIO कार्ड को सम्मिलित कर दिया गया है OCI के अंदर। ओके। ये इसका वर्तमान स्टेटस है, करंट स्टेटस। फिर हम लोग देखेंगे कि नागरिकता संशोधन विधेयक या फिर जो अधिनियम, जो कि अब तो एक एक्ट बन के सामने आ गया है, जिसे CAA भी बोलते हैं, 2019। ओके। आपने देखा होगा कि देश भर के अंदर इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, हिंसक झड़पें हुए, काफ़ी जगह पर लोगों की जाने भी गई। तो इस डिस्कशन को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग की नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप होती क्या है। नागरिकता का सामान्य अर्थ क्या है, व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा करना। ओके। इसके अंदर क्या है कि जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। ओके। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को नहीं कहा नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें सरकार की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों, जो उस राज्य के प्रति निष्ठा भी रखते हो। यानी कि ऐसे नागरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता हो। ये 3 की पॉइंट्स हैं नागरिक के, उस व्यक्ति को नागरिक घोषित किया जाता है। ओके। आगे देखेंगे कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या क्या है। वो इस प्रकार है कि भाग 2 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ओके। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। एक अपवाद पहले था जम्मू कश्मीर। ओके। लेकिन
अब 370 रिवोक होने के बाद ये जो प्रावधान है, जो अपवाद जो था, एक तरह से कह सकते हैं प्रावधान नहीं, एक अपवाद होता है, जिस क्योंकि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, फ्लैग भी अलग था, सिटीजनशिप भी अलग थी, तो ये कुछ विशेष अधिकार हमने इसको दिए थे जम्मू कश्मीर को। बट 370 रिवोक होने के बाद या ख़त्म होने के बाद या इसका कुछ सीमित करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो अपवाद था वो भी एक हद तक ख़त्म हो चुका है। तो भारत में प्रॉपर एकल नागरिकता है। ओके, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक स्टेट की होती है, एक होती है फेडरेशन की। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए जो है एक फेडरेशन है जिसके अंदर 50 स्टेट शामिल है। इसके अंदर क्या है, स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो एक केंद्र का होता है उनका अब एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, ये हो गया संवैधानिक उपबंध। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि जो अभी अमेंडमेंट हुआ है 2019 के अंदर, क्या है अमेंडमेंट इससे पहले कभी हुआ नहीं है? तो इसका उत्तर है नहीं। इससे पहले भी समय के साथ साथ सबसे पहले हुआ था 1955 में। उसके बाद समय के अनुसार इसमें प्रावधान करते गए और इसमें संशोधन करते गए। जैसे कि हुआ 1986 के अंदर और लास्ट हुआ था 2015 के अंदर। आपको बता दूं कि 2016 के अंदर भी एक बिल आया था संशोधन करने के लिए नागरिकता के लिए, बट ये पास नहीं हो पाया। तो यही इसी बिल के अंदर अमेंडमेंट करते हुए हम लोग 2019 तक ले आए और इसे पास कर दिया गया। ओके, अब लोग देखेंगे हम लोग कि जो विदेशी को प्राप्त होते हैं और जो देशी को प्राप्त होते हैं, यानी नागरिक को और विदेशियों को प्राप्त होने वाले अधिकार के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो हमारे नागरिक होते हैं, सिटीजन, इंडिया के सिटीजन होते हैं, उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? 15-16। एक अधिकार उसमें और ऐड कर लेना, 18-2। ओके, 18-2 भी इंक्लूड किया गया। तो 15-16, 18-2, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होंगे। ये ध्यान रखना, केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होंगे। जबकि आप देखेंगे जो विदेशों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं कि 14, 20, 21, 21A, ओके, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये क्या होते हैं? भारतीय को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। इन प्रावधानों के अंदर जो महत्वपूर्ण आते हैं, जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा हल्का इनके बारे में डिटेल बताता हूँ। जैसे कि आर्टिकल 15 होता है। आर्टिकल 15 क्या बताता है? धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16 बोलते हैं लोक नियोजन में जो है समानता का अधिकार होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। 19 बोलता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 19 बोलता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण होना चाहिए। और 30 हमारा बोलता है क्या? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होता है। एक तरह से विशेष अधिकार भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो भारतीय मूल के जो नागरिक होते हैं उनको प्राप्त होता है। फिर आती है बात बेनिफिट क्या क्या होते हैं भारतीय नागरिकता हासिल करने के। भारतीय नागरिकों के जो बेनिफिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, तो आपने देख लिया, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। जैसे 15-16 आपने देखा, 18-2, 19, 29, 30 इत्यादि। ओके, और उसके बाद देखते हैं राइट टू वोट। फिर देखते हैं राइट टू वोट भी हमें जो है ना इंडियन सिटीजन को ही प्राप्त होता है। फिर आता है संवैधानिक पद पर नियुक्ति। जैसे कि क्या होता है कि देखो, इसमें देखो, लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार, संसद, राज्य विधानसभा मंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही मिलेगा, यानी कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ने का जो अधिकार होता है वो। फिर देखते हैं संवैधानिक पदों पर जो नियुक्ति होती है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, गवर्नर, ओके, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पद केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही मिलेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्लासेस ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस, यानी कि कानूनी अधिकार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है सिटीजन का। सिटीजन किसे बोलते हैं? इसमें बोला गया है कि भारत के पूर्ण सदस्य और संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, संविधान का अनादर ना करें। ओके, और मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज जिन्हें प्राप्त होती है ना, वे होते हैं सिटीजन। ओके, फिर देखते हैं एलियन या फिर फॉरेनर, यानी अन्य देश के जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कि उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। उन्हें आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 19
के तहत उन्हें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। तो ये अंतर है सिटीजन और एलियन जो होते हैं। एलियन वो नहीं होते जो हम लोग समझते हैं आम भाषा में, बट ये कह सकते हैं अन्य देश, यानी कि भारत के अलावा अन्य देश। ओके, अब देखते हैं राज्य विहीन व्यक्ति यानी कि स्टेटलेस पर्सन कौन होते हैं। देखिए इस श्रेणी में कौन आते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने भाईजान मूवी देखी होगी, उसके अंदर सलमान खान क्या करता है कि सुरंग खोद के नीचे से जाके पाकिस्तान में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। विदाउट जो ना लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसके बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के किसी अन्य देश में जो है घुस जाना, उसे बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। देखिए इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाते हैं जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अब बात आती है रिफ्यूजी कौन होते हैं। रिफ्यूजी आपने देखा होगा कि कुछ अभी 1-2 साल पहले ही देखा होगा, रोहिंग्या संकट आया था। ओके, रोहिंग्या क्या थे कि एक जो, चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं रिफ्यूजी क्या होता है। कि जो है ना अपने वर्ग, नस्ल, भाषा और राष्ट्रीय सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेते हैं। ओके, शरण लेते हैं, एक तरह से शरणार्थी होते हैं। इनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। जैसे कि रोहिंग्या के साथ हुआ था, उन्होंने एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर उनके साथ उत्पीड़न किया जाता था म्यांमार के अंदर। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। अब आती है हमारी मेन डिस्कशन। अब क्या है कि जो सिटीजन एक्ट 1955, इसके अंदर जो नागरिकता प्राप्त करने के एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान है। इसमें बोला गया 5 तरीकों से भाई कोई भी व्यक्ति भारतीय ना हो या फिर विदेशी हो, इंडियन ओरिजिन का हो, ओके, XYZ कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है यदि वो इन 5 जो शर्त होती है ना, इन 5 शर्तों में से कोई भी एक पूरी करता हो। तो सबसे पहले देखेंगे बाय बर्थ, यानी कि भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति। ओके, अब इसकी पहली शर्त क्या है भाई, इसकी पहली शर्त है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे। दूसरी शर्त क्या है कि 1 जुलाई 1987 से लेकर जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था 2003 का, ठीक है, इसके तहत यदि उस दौरान कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना भारत के अंदर, ओके, तो उस दौरान उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 2003 का जो प्रावधान है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2003। ओके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके प्रावधान क्या है। इसके लागू होने के बाद इन्हें बोला गया कि कैब 2003 के बाद भारत में जन्मा कोई भी बच्चा तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारतीय हों। माता पिता दोनों, ध्यान देना, फादर एंड मदर बोथ आर इंडियन सिटीजन, या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो। ओके, तो ये है बाय बर्थ। अब देखते हैं वंशानुगत, यानी कि खून के आधार पर, या फिर तुम इसे बोल सकते हो कि जो आउटसाइड बर्थ होता है ना, इंडिया के आउटसाइड बर्थ। ओके, आउटसाइड जो बर्थ होता है वो क्या है, इसमें बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत से बाहर जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, ठीक है, भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के दौरान उसका पिता, ये ध्यान रखना, केवल बोला इसमें, उसके पिता भारत के नागरिक हो। इसमें दूसरी शर्त क्या है कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, ठीक है, देश के बाहर जन्मा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसकी माता अथवा पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। इसके अंदर जब 1992 से पहले जो था उसके अंदर क्या था कि केवल पिता होना चाहिए भारत का नागरिक, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी उसके बच्चे को, अगर वो भारत के बाहर जन्म लेता है। बट अमेंडमेंट के बाद 1992 के बाद इसमें ये ऐड किया गया कि इसके माता या पिता में से कोई भी एक यदि भारत का नागरिक होगा और यदि बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, वह भारत का नागरिक होगा। अब आता है बाय रजिस्ट्रेशन।
इसकी मूल शर्तें कौन कौन सी होती है? पहला तो ये होना चाहिए भारत मूल का होना चाहिए, फिर होना चाहिए क्या कि नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो, ठीक है, या फिर भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष 7 ईयर भारत में रहा हो, ओके, या फिर भारत के नाबालिगों के बच्चे जो होते हैं ना, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो 18 ईयर से जो कम एज के होते हैं, वे रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अब बात आता है बाय नेचुरलाइजेशन या फिर देशीकरण के द्वारा, ओके। इसकी क्या क्या पॉइंट्स हैं? इसमें संबंधित देश, हम लोग जो है ना देशीकरण के द्वारा ऐसे देशों को नागरिकता देते हैं जो हमारे देश के नागरिकों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता देता हो, ओके। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, उसे नागरिकता हम दे सकते हैं, ओके। या फिर हम कह सकते हैं कि वे अन्य देश की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करें, या फिर 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। सपोज करो कोई व्यक्ति है जैसे फ्रेंच आती है, वो बोलता है भैया मुझे जो है ना इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। अब बोले भाई ठीक है, अब तेरे को 8वीं भाषा में जो उल्लेखित भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर, उनमें से कौन कौन सी आती है? वो बोलेगा सर एक भी नहीं आती। तो केंद्र सरकार पूछेगी तो तू भाई देशीकरण के द्वारा नागरिकता हासिल क्यों करना चाहता है जब तू इंडिया में एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा? तो ये भी इसके अंदर पॉइंट होता है। फिर उसमें बोला गया कि कोई भी व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो ना, और भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हो, तो हम लोग उसे भी नागरिकता दे सकते हैं, ओके। अब आता है क्षेत्र सम्मिलित होने पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओके। इसके अंदर क्या आता है कि नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने पर, अब मैं बताता हूँ उसका डिटेल का मतलब क्या होता है। अब देखो कि गोवा जो है, गोवा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गोवा जो था 1961 के अंदर इसको हमने आज़ाद कराया ऑपरेशन विजय चलाकर। क्या? ऑपरेशन विजय, ठीक है, गोवा की आज़ादी के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, ओके। इसके अंदर क्या बोला कि भैया जो गोवा है, ओके, बोला गया कि भैया गोवा को आज़ाद करा लिया, ओके। और क्या हुआ 1962 के अंदर इसको हम लोगों ने यूटी का एक दर्जा दे दिया। बट क्या कि जब हमारे, ओके, यूटी का दर्जा दे दिया, तो जब पहले पुर्तगाल का था 1961 से पहले ये क्षेत्र जो था गोवा, ये था पुर्तगाल के अंदर। तो जब हमने इसको हमारे देश में शामिल किया तो इसके जो जितने भी जो रेजिडेंट्स थे ना, जितने भी निवासी लोग थे, उन सभी को ऑटोमेटिकली जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो इसे बोलते हैं कि क्षेत्र सम्मिलित होने पर भारत की नागरिकता देना। अब बात करते हैं थोड़ी सी गोवा के बारे में। गोवा के क्या है 1962 में इसको हम लोगों ने यूटी का दर्जा दिया, ओके। और 1987 के अंदर 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ओके। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया हमारे संविधान के अंदर, आर्टिकल 361 जय, ओके। इसके अंदर क्या बोला गया, इसको बोला गया कि अब जो है ना 1887 के बाद गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित कर दिया गया। यूटी से ये बन गया पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ओके। तो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। फिर देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब भारत की नागरिकता हासिल करने के हमने तरीके देख लिए। अब देखते हैं कि भारत की जो नागरिकता है ना उसे कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, ओके। इसके 3 तरीके होते हैं। पहले क्या है कि व्यक्ति खुद परित्याग कर दे। इसका क्या है कि व्यक्ति बोले कि भैया मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता और मैं इसका त्याग देना चाहता हूँ, तो वो त्याग दे सकता है। दूसरा क्या है टर्मिनेशन, यानी कि किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। टर्मिनेशन मतलब क्या है, सपोज करो कोई बंदा है, ओके, पर्सन ए है, इसने ले ली यूएसए की नागरिकता, सिटीजनशिप ले ली यूएसए की, तो इसको जो है इंडिया के अंदर आकर ये नहीं बताना भैया मेरी जो नागरिकता तुम ख़त्म कर दो।
इसकी नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है जब जिस तिथि से इसने यूएसए की नागरिकता हासिल की है, तो उसे बोलता है टर्मिनेशन। ओके, अब देखते हैं बाय डेप्रीवेशन, यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर किसी देश द्वारा, यानी कि बोले भारत के द्वारा वंचित किए जाने पर केंद्र सरकार अगर देखती है कि ऐसा व्यक्ति, यदि केंद्र सरकार को यह वो होता है, एहसास होता है कि कोई व्यक्ति देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है, ओके, और वे निम्नलिखित आधार पर उन्हें नागरिकता से वंचित कर सकते हैं केंद्र सरकार। और वे आधार कौन कौन से हैं? वे आधार इस प्रकार हैं: उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु छल व झूठ तथ्यों का प्रयोग किया गया, यानी कह सकते हैं वो लीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसने हमें मिसगाइड किया है, कहने का मतलब ये है। ओके, यदि वे संविधान का अनादर करे, अनिष्टा व्यक्त करे, या फिर भारत और किस अन्य देश का या फिर पड़ोसी देश का, सपोज करो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और वह व्यक्ति जिसने जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के द्वारा यदि भारत की नागरिकता हासिल की है, उस व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान के साथ भारत की गोपनीय जानकारी साझा की जाती है, यानी कि हमारी जो है ना, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक की जाती है युद्ध के समय विरोधी पार्टी के समक्ष, तो उस देश की, जो उस व्यक्ति की हम लोग नागरिकता नष्ट कर सकते हैं। अब बात आती है स्पेशल स्टेटस ऑफ फॉरेन रेजिडेंट। तो देखते हैं एनआरआई। एनआरआई कौन होता है? बेसिकली एनआरआई देखते हैं हम लोग कौन है, कि ये भारतीय नागरिक होते हैं, हाँ जी होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, यस करते हैं, किंतु नौकरी और व्यवसाय के लिए भारत के बाहर रहते हैं लोग। यदि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है, तो उस व्यक्ति को एनआरआई कहते हैं। एनआरआई आपको यूएसए में क्या बोलते हैं, पंजाब में देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे।